हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के चंद टॉपिक्स हमारे रह गए थे। मेरा ख़्याल ये कि ये मेरी लास्ट वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई टॉपिक्स रह गए तो आप मुझे बता देंगे। उसके ऊपर मैं एक लेक्चर मज़ीद भी अपलोड कर दूँगा, जो कि पीपीएससी या एफपीएससी या अगर आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं पाकिस्तान में होने वाला, उससे रेलिवेंट कोर्स को कवर करता होगा। आज का हमारा टॉपिक ट्रेड थेरीज़ या बिजनेस साइकिल थेरीज से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली ट्रेड साइकिल्स या बिजनेस साइकिल्स आर बेसिकली फ्लक्चुएशंस इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू हिक्स। अगर आपकी रियल जीडीपी में चेंजेस आती हैं ना, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं। एक डेफिनेशन एक जगह बुक में मैंने ये भी पढ़ी कि शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। डब्ल्यू मिचेल्स के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यही होती है आपकी जो रियल जीडीपी है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसे आप क्या कह रहे होते हैं? उसे कह रहे होते हैं आप बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। अब इसके जो फेजेज़ हैं ये आप बैचलर लेवल में भी कर लेते हैं। कुछ जगहों पर आपको बेसिक, अगर आप हबीबुल्ला वसीर की बुक उठाएं तो वहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की बुक के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं। तो बिजनेस साइकिल कुछ बुक्स में ऐसे आता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिप्रेशन, देन रिवाइवल एंड बूम एंड देन रिसेशन एंड सो ऑन। तो डिप्रेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, प्राइसेस ऑलमोस्ट वेरी लो लेवल के ऊपर होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है और पैसिमिस्टिक अप्रोच होती है। बट ये होता है कि डिप्रेशन नेवर लास्ट फॉर मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता, फॉर एवर। कंज्यूमर जो है जब देखते हैं कि प्राइसेस मज़ीद फॉल नहीं हो सकती हैं, या क्योंकि एमपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, कंजम्पशन ऑटोनमस भी होती है, रैचेट इफ़ेक्ट, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि कंजम्पशन को कभी ज़ीरो नहीं होने देते। उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में रिवाइवल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है। ये याद रखें, रिवाइवल स्लो होता है, रिसेशन बड़ी तेज़ी से आता है। देन रिवाइवल स्लो होता है एंड देन रिसेशन बड़ी तेज़ी से आता है। कोई भी एक्सीडेंट उठा के देखें आप, 4 से 5 सेकंड के अंदर जो है ना गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है, और वो जो पेशेंट होता है अगर वो बच जाए तो उसकी हड्डियाँ ठीक होते होते सालों लग जाते हैं। सो इकोनॉमी में भी ऐसे ही क्रैश होता है, क्रैश बड़ी जल्दी होगा, रिकवरी स्लो होगी। तो रिवाइवल में जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, देन इन्वेस्टमेंट, बूम के ऊपर एक्टिविटी आपकी पीक के ऊपर होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के नियर रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ करने का कंपटीशन होता है, और उसकी वजह से आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही होती हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एंड देन यू मूव टू रिसेशन एंड देन फिर वो स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। सो ये बेसिक आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट होता नहीं है, और अगर इससे एमसीक्यू आ भी गया आपका तो बहुत इजी ही होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं बनने वाला। आज का हमारा बेसिकली जो लेक्चर था वो था ट्रेड बिजनेस साइकिल की थेरीज से रिलेटेड है कि थेरीज कौन कौन सी हैं, और थेरीज में भी स्पेसिफिक जो आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि शूम्पीटर ने क्या कहा, हिक्स की क्या व्यूज़ थी, केन्स की क्या व्यूज़ थी, काल्डोर की क्या व्यूज़ थी, सिमुलसन मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर क्या कहता था, रियल बिजनेस साइकिल थेरी क्या कहती थी, मॉनेटरिस्ट क्या कहते थे, बेसिकली साइकोलॉजिकल थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल क्या कहते थे, हाउट्री की थेरी क्या कहती थी। आपको एक लाइन में इसका जवाब आना चाहिए, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, बस, नथिंग एल्स। और किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी थेरी पेश की थी। दैट्स ऑल यू नीड इन योर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम अबाउट द ट्रेड साइकिल और द बिजनेस साइकिल। सो पहली थेरी, और ये पेपर में कई बार आ चुकी है, सन स्पॉट थेरी। सन स्पॉट थेरी इज प्रेजेंटेड बाय, अब देखिए ये बैचलर की बुक, अगर ये हमीद शाहिद की भी बुक उठाए ना तो वहाँ पे ये तरतीब से दी हुई हैं, आप वहाँ से कर लें। तो सन स्पॉट थेरी
प्रोफेसर जीवन ने पेश की। और प्रोफेसर जीवन ने कहा कि जो ट्रेड साइकिल है वो आते हैं क्लाइमेट में चेंज की वजह से। मेन फैक्टर जो उसने बताया वो क्लाइमेट चेंज है। सो आप इसे क्लाइमेट चेंज थ्योरी भी कह सकते हैं। और वो क्या कहता है कि क्लाइमेट जब चेंज होता है जी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउनफॉल, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब डिक्रीज हो तो ऑटोमेटिकली सब्सिस्टेंस इकोनॉमी या जो आपकी मतलब एंशियंट टाइम, क्योंकि ये क्लासिकल थ्योरी में आती है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं मींस ओल्ड थेरीज में आती है, तो उसमें डोमिनेट फीचर जो इकोनॉमी का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो उस वक्त एग्रीकल्चर ज़्यादा मतलब डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर था जीडीपी के अंदर। सो व्हेन देयर वर नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन होगी तो ओवरऑल आपका जनाब ट्रेड साइकिल स्टार्ट हो गया, आप रिसेशन के अंदर चले गए, डिप्रेशन के अंदर चले गए। सो मेन बात है क्लाइमेट चेंज। सन स्पॉट थेरी उर्दू में अगर आप पढ़ें तो आपको नज़र आएगा सूरज के गिर्द धब्बों का नज़रिया। तो जी सूरज के इर्द गिर्द जी स्पॉट्स आ जाते हैं, एंड देन स्पॉट्स की वजह से जो हीट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नहीं मिलती, एंड दिस इज़ लाइक अ स्टोरी। तो बस आपको बेसिक पता होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल थेरी एक थेरी दी हुई है जी, साइकोलॉजिकल थेरी ऑफ ट्रेड साइकिल, बहुत बेसिक है। व्हेन यू आर पैसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर तो रिसेशन आना है। व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर तो इकोनॉमिक रिकवरी होनी है। तो दो मेन बातें हैं। इफ़ यू आर पैसिमिस्टिक, ये सोच की बात है, इन्वेस्टर इज पैसिमिस्टिक, पॉजिटिव अप्रोच है बिजनेस साइकिल, पॉजिटिव अप्रोच अबाउट बिजनेस एंड फ्यूचर प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर उसकी सोच है पैसिमिस्टिक है तो डाउनवर्ड जाएगा, और अगर ऑप्टिमिस्टिक सोच है तो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव सोच है तो बेसिकली साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है ना वो बताती है ट्रेड साइकिल की रीजंस। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी आपको बेसिकली दो किस्म की अप्रोचेस बता रही है, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ इन्वेस्टर वो क्या कहता है कि अगर वो उसकी सोच ऑप्टिमिस्टिक है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में प्रॉफिट उसको नज़र आ रहे हैं, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है, वो इन्वेस्ट करेगा तो वो जनरेट हो जाएगी रिकवरी सिचुएशन। और अगर उसकी जो है पैसिमिस्टिक व्यू है तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास है अंडर कंजम्पशन थ्योरी जी। अब अंडर कंजम्पशन थ्योरी क्या कहती है, आज इसके अंदर ऑथर मेंशन ही आप सर्च कर लीजिएगा। तो अंडर कंजम्पशन थ्योरी जी, फॉर एग्जांपल अगर रिच जो है वो अंडर कंजम्पशन स्टार्ट कर दें और सेविंग स्टार्ट कर दें, और उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फॉल होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल होगी और अंडर कंजम्पशन होगी, तो जाहिर सी बात है ओवर प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो जाएगी या सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगी मार्केट के अंदर। जब सरप्लस प्रोडक्शन है मार्केट के अंदर और वो परचेज़ नहीं हुई तो जाहिर सी बात है जॉब लॉसेज होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो पुअर की परचेजिंग पावर भी फॉल कर जाएगी और वो भी कंजम्पशन उसकी भी कम हो जाएगी, तो अब बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीन जो थेरीज थी, बेसिक थेरीज मैंने आपको बताई हैं। अब हम मूव करेंगे कार्ल डोर की थेरी की तरफ। जो कार्ल डोर की थेरी है, इट इज़ बेस्ड ऑन केन्जियन थेरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर अज्यूम किया गया था कि जी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये केन्जियन क्रॉस है जी आपके पास, फॉर एग्जांपल या सेविंग इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर अज्यूम किया गया सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। केन्स की थ्योरी के अंदर ये अज्यूम किया गया कि आपके पास जो एमपीएस है और एमपीआई है वो कांस्टेंट हैं और लीनियर आपके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर बने हुए। सो क्योंकि ये बेस्ड ऑन केन्जियन थ्योरी है, कार्ल डोर मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, तो उसने बात वहाँ से स्टार्ट की। अब अगर आप केन्स के इक्विलिब्रियम को देखें सेविंग इन्वेस्टमेंट के, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी आउटपुट y1 से आगे जाती है y2 जाती है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, आपका इक्विलिब्रियम वापस वही। और अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बनती है कि आप y3 के ऊपर हैं तो इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन सेविंग, तो आपकी आउटपुट बढ़ेगी और वो यू विल मूव टू पॉइंट थ्री। ये केन्स की बात थी। कार्ल डोर की बात मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको कि कार्ल डोर क्या कहता है, क्योंकि मॉडल थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसे एक लाइन में बता के जान नहीं छुड़वाना चाह रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो मैं आपको बता दूं। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जो आपके पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है ना वो नॉन लीनियर है। जस्ट लाइक एस शेप्ड आपका इन्वेस्टमेंट कर्व है और इनवर्स एस शेप जो है ये आपके पास सेविंग फंक्शन है। और जब ये आपके पास नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इनकी जो स्लोप है, यानी इसकी स्लोप फॉर एग्जांपल एमपीआई है, एमपीआई मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम,
और यहाँ MPS है यानी कि चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, वो कांस्टेंट नहीं है, दे आर नॉट कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट नहीं है तो ये मेन रीज़न जो है फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की MPS और MPI बनते हैं अकॉर्डिंग टू कॉल्डोर। मेन दो फैक्टर जो फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेके आते हैं वो आपके पास MPS और MPI हैं। सो कुछ इस तरह की डायग्राम जो है वो बनती है जब इन दोनों को कर्व को आप अगर ज्वाइन कर देते हैं, यानी एस शेप्ड आपका इन्वेस्टमेंट कर्व और इनवर्स एस शेप्ड आपका सेविंग फंक्शन। सो आपके पास तीन इक्विलिब्रियम पॉइंट आते हैं, 1A, ये B पॉइंट और ये E पॉइंट। E पॉइंट इंस्टेबिलिटी को शो करता है, क्यों? क्योंकि अगर आप E पॉइंट यानी Y2 से अगर आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, आउटपुट बढ़ेगी, आप Y3 की तरफ चले जाएंगे। E से पहले अगर आप यहाँ पर कहीं पे मूव करते हैं, आउटपुट थोड़ी सी भी कम होती है, इट विल पुट यू बैक इन द रिसेशन। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप ई से अबव जाते हैं तो आप बूम की तरफ जाते हैं, ई से पीछे की तरफ जाते हैं तो आप रिसेशन की तरफ जाते हैं। सिर्फ ये है कि कॉल्डोर मॉडल के अंदर क्या किया गया, 2-3 डायग्राम्स और बनाई गई हैं। वो डायग्राम बनाई गई हैं वो ये बताती हैं कि इफ़ यू आर इन बूम ऑटोमेटिक फोर्सेस क्या, ये MPS और MPI जो है ना ये आपको मूव कर जाएंगी, ये आपको रिसेशन की तरफ ले जाएंगी। और अगर आप रिसेशन से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बूम की तरफ ले जाएंगे, बूम से स्टार्ट करते हैं तो रिसेशन की तरफ ले जाएंगे। दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, वन लाइक दिस एंड वन लाइक दिस, ये आप देख लेंगे खुद से। मेन फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए इसके। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम फॉर एग्जांपल पॉइंट B, तो फोर्सेस जो हैं यानी कि ये जो आपके पास नॉन लीनियर फंक्शन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, चेंजिंग लेवल ऑफ MPS एंड MPI विल पुट बैक ड्यू टू पॉइंट A, रिसेशन में ले जाएंगे। और अगर आप पॉइंट A से स्टार्ट करते हैं यू विल बी एट B वेरी सून बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल दैट आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सो ये मेन थी कॉल्डोर की, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया, समुल्सन मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर मॉडल। बहुत सारे आप लोगों में से बैचलर लेवल पर आपने किया होगा। तो समुल्सन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल बहुत सिंपल है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मेन दो फैक्टर्स हैं जो ट्रेड साइकिल लेके आते हैं, यानी इनमें इंटरेक्शन जब होती है तो देखें जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट, जब आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आएंगी जाहिर सी बात है उसकी वजह से आपके इनकम में मल्टीपल टाइम चेंज आएगी, इससे आपके के फॉर मल्टीप्लायर बन गया आपका। और जाहिर सी बात है जब आपकी आउटपुट में चेंज आएगी तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आनी है और वो मल्टीपल टाइम आएगी, तो ये एक्सेलरेटर हो गया। ई से जाहिर करते हैं एक्सेलरेटर को, कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल ई यूज़ होता है, तो ये एक्सेलरेटर कोफिशिएंट है। सो इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से फ्लक्चुएशन इन योर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आती हैं। तो आपको सिर्फ रीज़न पता होनी चाहिए कि बिजनेस साइकिल क्यों आते हैं अकॉर्डिंग टू समुल्सन, वो मैंने आपको बता दिया। हायर द वैल्यू ऑफ MPC एंड हायर इज द एक्सेलरेटर कोफिशिएंट E, ये दो मेन फैक्टर हैं जो ट्रेड साइकिल लेकर आते हैं। कुछ बुक्स में W यूज़ हुआ है एक्सेलरेटर कोफिशिएंट के लिए। तो इसी मॉडल के अंदर जहाँ कर कैलकुलेशन दी हुई होती है ना, ये अगर आप बुक उठाएंगे फॉर एग्जांपल देखें तो जब W की वैल्यू 2 ली हुई है और MPC की वैल्यू 0.8 ली हुई है, तो आप देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस जस्ट लाइक वो जो मैंने बिजनेस साइकिल बनाया था इस तरह से आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं लाइक दिस। कब? जब वैल्यू ली गई है W की 2 और MPC की वैल्यू भी हाई ली गई है 0.8। तो ये आप देखना चाहें तो आप मज़ीद देख सकते हैं, आपके पास टाइम है। मेरे पास एक लेक्चर होता है जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू देना होता है एक चैप्टर का, और आपको साथ ये डिस्कशन ज़रूर करनी होती है कि क्या MCQ आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। मैं अगर 10 साल की बात करूँ पिछले, तो 10 साल में 2 क्वेश्चन मुझे तो बड़े प्रोमिनेंट नज़र आए हैं, और वो ये हैं कि शुम्पीटर क्या कहता था और सनस्पॉट थ्योरी क्या कहती थी। ये दो मेन फैक्टर तो मुझे जो नज़र आए हैं। लेकिन क्या है कि आपका जो रिस्क अवर्सर बिहेवियर है कि कुछ भी आ सकता है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है ना ये करनी पड़ती हैं। तो आप ये देखें, दिस इज़ लाइक अ ट्रेन ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, तो ये क्या होता है, ये आपका और मेरा रिस्क अवर्सिंग बिहेवियर है कि ये ना हो कि यहाँ से कुछ आ जाए और हमें ना आता हो।
तो जो नेक्स्ट थेरी अब हमारे पास है सिमुल्सन के बाद, वो हमारे पास है हिक्स थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अकॉर्डिंग टू हिक्स जो मेन फैक्टर जो है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस साइकिल लेके आती है, जो ट्रेड साइकिल लेके आती है, जो फ्लक्चुएशन लेके आती है आपकी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। हिक्स ने बेसिकली डिफाइन किया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ ऑफ इकोनॉमी। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ, इसलिए मैंने ये ब्लू में लिखा और इधर भी मैंने ब्लू में बनाया, तो आप स्टॉप करके वीडियो को देख लीजिएगा। हिक्स हैज डिफाइंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ फॉर द इकोनॉमी, ये दिस वन। और उसने बताया, जाहिर सी बात उसने ये डिफाइन कर दिया, जो आपकी फॉर एग्जांपल ये आपका पोटेंशियल हो जाता है, जिसे कहते हैं ना पोटेंशियल आउटपुट, पोटेंशियल जीडीपी, जो एक्चुअल है वो मूव कर रही है इसके इर्द गिर्द। ठीक है जी, कभी बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, तो आपके पास जो जो फ्लक्चुएशंस हैं ये लॉन्ग रन ग्रोथ पाथ है, जो उसने एस्टिमेट कर दिया कि यस इस तरीके से इकोनॉमी ऑन एवरेज ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एवरेज होती है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं शॉर्ट रन के अंदर ये इस तरीके से मूव कर रही होती है, अप डाउन अप डाउन। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आती हैं ना, ग्रोथ इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द मेन कॉज दैट जनरेट बिजनेस साइकिल। अब वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है फर्दर फिर दोबारा दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होगी, एक के मल्टीप्लायर और एक ई एक्सेलरेटर। आप ई कह लें या डब्ल्यू कह लें, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की दोनों की इंटरेक्शन अफेक्ट करेगी आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंजेस को। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की जो चेंजेस हैं वो फ्लक्चुएशन लेके आएंगी दिस टाइप ऑफ। तो ये मेन हिक्स की बात थी, इसको आप पढ़ना चाहें तो 1 पेज 2 पेज की मैक्सिमम थेरी है, आप मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो बस ये थोड़ी सी थेरीज और रह गई जो कि मैं अभी बस एंड करने जा रहा हूँ इस लेक्चर को। तो मॉनेटरिस्ट की जो थेरी है बिजनेस साइकिल की या ट्रेड साइकिल की, या हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट चेंजेस इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट या इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड साइकिल्स आर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन मनी सप्लाई। तो आपने फिलिप्स कर्व का मेरा लेक्चर आपने देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मनी सप्लाई में जब चेंजेस आती हैं शॉर्ट रन के अंदर आपकी जो रियल आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज होती है। सो इसका मतलब है ट्रेड साइकिल तो आ गए। सो मॉनेटरिस्ट की जो उसकी जो मेन कॉज है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट, जो आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस लेके आता है वो है मनी सप्लाई में चेंजेस। केन्स के अकॉर्डिंगली, अगर मैं केन्स की बात करूं, केन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली एंटीसिपेटेड चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। एंटीसिपेट का मतलब ये कि जो बिजनेसमैन ने, बिजनेस कम्युनिटी ने एंटीसिपेट कर लिया कि यस दिस चेंज इन योर एग्रीगेट डिमांड दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, फ्यूचर में चेंजेस आने वाली हैं एग्रीगेट डिमांड के किसी कंपोनेंट में भी। तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन अबाउट एग्रीगेट डिमांड जो होगी बिजनेसमैन की, इन्वेस्टर की, वो क्या करेगी कि वो बिजनेस साइकिल लेके आएगी या ट्रेड साइकिल लेके आएगी। तो ये मेन रीज़न ये है। इफ़ अ बिजनेसमैन इज़ एक्सपेक्टिंग कि उसको जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एमएसी जो है वो ग्रेटर मिलेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या इफ़ अगर मैं सिंपल कहूँ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो बेसिकली जो एनिमल स्पिरिट का कॉन्सेप्ट है केन्स ने पेश किया, एनिमल स्पिरिट्स, या बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द बिजनेस एक्टिविटी, दिस इज द मेन कॉज ऑफ केन्जियन बिजनेस साइकिल थ्योरी। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी अगर आप देखें, रियल बिजनेस साइकिल ये पेश करने वाले थे प्रेस्कॉट, जॉन लॉन्ग, 5-6 नाम और भी हैं, प्रेस्कॉट, जॉन लॉन्ग एंड सॉन सॉन। अकॉर्डिंग टू देम जो ट्रेड साइकिल आता है वो आता है चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी की वजह से, चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी चेंज होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ये दो मेन फैक्टर, टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज होगी, प्रोडक्टिविटी चेंज होगी तो बिजनेस साइकिल आ जाएंगे, या चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि ये कहते हैं कि अगर
एग्रीगेट सप्लाई यानी वही प्रोडक्टिविटी की साइड वो चेंज होती है ना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाती है। सो प्रोडक्टिविटी बेसिकली कन्वर्ट होती है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई साइड। तो ये आपके पास मेन रीज़न बनती है किसकी, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल की। एंड पे जस्ट दो छोटी छोटी बातें रह गई। एक ये हावर्ड ट्री की थेरी है। हावर्ड ट्री की थेरी क्या कहती है, ये कहती है कि ट्रेड साइकिल्स आर मॉनेटरी फिनोमिना। वही मॉनेटरिस्ट वाली बात आ गई, ट्रेड साइकिल्स आर मॉनेटरी फिनोमिना। तो इसका मतलब ये है कि मनी एंड बैंकिंग सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू हावर्ड ट्री। सो ये था जी हावर्ड ट्री का, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत बेसिक, लेकिन शूमपीटर की थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। अकॉर्डिंग टू शूमपीटर जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं वो आते हैं इनोवेशंस की वजह से, और इनोवेशंस आर द मेन रीजंस जो कि ट्रेड साइकिल लेके आती। तो शूमपीटर की जो थ्योरी है उसमें ट्रेड साइकिल्स जो है वो किस वजह से आते हैं, इनोवेशंस, इन्वेंशन एंड इनोवेशन दोनों ले लें जी, उसकी वजह से। बिकॉज जब भी कोई कंपनी या इन्वेस्टर जब इन्वेंशन और इनोवेशन करता है तो उसकी वजह से उसका जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इट विल गिव इंड्यूसमेंट टू कंपनी ए 2 3 4 5 सब इन्वेंशन एंड इनोवेशन वाले काम पे जब लगेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सप्लाई ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। फिर वही वाली बात, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। ओवर प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर वही वाली बात है, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ चली जाएगी। सो इनिशियली इन्वेंशन इनोवेशन इकोनॉमी को लेके जाते हैं बूम की तरफ, और फिर जब ओवर फ्लडेड मार्केट हो जाए तो आप रिसेशन की तरफ चले जाते हैं एंड सो ऑन। ये मेन इन्वेंशन एंड इनोवेशन रीजन थी शूमपीटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इतना ही। ट्रेड साइकिल से रिलेटेड मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर वो मैंने आपको दी। बेसिकली ये जो मैंने आपको एक शॉर्ट सा लेक्चर देता हूँ एक चैप्टर के हवाले से, ये बेसिकली एक वे होता है, एक गाइडेंस होती है कि आप अपनी प्रिपरेशन इस एरिया में इस वे से कर सकते हैं। सो आप डायरेक्शन को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप क्विकली अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। उम्मीद यह है कि आपके पास अभी भी 2 वीक्स हैं और इंशाल्लाह आप जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जो है सक्सेसफुल हों। तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़।